नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कांग्रेस सांसद, नेता प्रतिपक्ष और अब जननायक के नाम से चर्चित हो रहे राहुल गांधी आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह पहुंचे। आमतौर पर कोई नेता जब सारे धार्मिक स्थलों में अपनी हाजिरी लगाए तो उसे चुनावी तैयारी का हिस्सा माना जाता है, लेकिन राहुल गांधी तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और एक मिशनरी स्कूल में गए। और इस राज्य में अभी चुनाव नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी राहुल लोगों का दर्द बांटने और उनका दुख समझने वहां पहुंचे। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमले में पुंछ में नागरिकों का बड़ा नुकसान हुआ। मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही और यह भी बता दिया कि उनकी रगों में गर्म सिंदूर बहता है, लेकिन एक बार भी मोदी ने उन लोगों के लिए दुख नहीं जताया जो अकारण और अकाल मौत का शिकार बने। कायदे से पाकिस्तान के हमलों में पीड़ित परिवारों की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की जगह यहां विपक्ष का नेता पहुंचा। शायद इसीलिए राहुल गांधी को जननायक कहा जाने लगा है। पुंछ के दौरे का राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर किया है और वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है, सबसे पहले उसको आप दिखाते हैं। ट्वीट में राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आज पुंछ में पाकिस्तानी हमलों से प्रभावित मंदिर, गुरुद्वारा और मदरसे में गया। यहां हर धर्म के लोग साथ रहते हैं, साथ दुख सहते हैं। यही पुंछ है, यही हिंदुस्तान है जहां सौहार्द है, एकता है, देश प्रेम है। हमें बांटने और तोड़ने की कोशिश करने वाले सभी सफल नहीं होंगे। हम हमेशा एकजुट रहकर डटकर जवाब देंगे। जय हिंद। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया और इसके बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो भी साझा किया है इसके साथ साथ। जरा वीडियो को भी ले आइए स्क्रीन पर, जरा देखते हैं उसमें क्या कुछ दिखा रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहते हैं राहुल गांधी। हिंदुस्तान के वो 10 शहर जहां बेहतरीन कम्युनल हार्मोनी का माहौल है, उसमें एक सिटी आपको पुंछ मिलेगा जहां पर हिंदू, सिख, मुसलमान भाई भाई बनकर रहते हैं, एक दूसरे के गम में शरीक होते हैं। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जो पुंछ का इतिहास है, भाई साहब 1947 से लेकर आज तक पुंछ के लोगों ने जहां भी देश को जरूरत पड़ी उन्होंने कुर्बानी में कहीं पीछे नहीं हटे। मेरे इसमें 2 लक्ष्य हैं जी। एक तो आपकी क्या सिचुएशन है उसको देखने, जो आपको दुख हुआ है, चोट लगी है, उसको समझने, और फिर जो आपकी इश्यूज हैं उनको मैं या डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को लिखूं या फिर मैं पार्लियामेंट में रेज करूं जी, तो आपकी आवाज़ थोड़ी मतलब नेशनल लेवल पे रेज करूं। ये मेरा बहुत अच्छा। तो यहां देख रहे थे आप इस वीडियो को साझा करते हुए जो कुछ उन्होंने लिखा था, राहुल गांधी ने उसको आपने देख लिया। आज राहुल पुंछ में उन तमाम पीड़ितों के घर भी पहुंचे जिन पर पाकिस्तान का कहर बरपा था। इसका वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो आपको बताता हूं। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिला। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने का दर्द भरी दास्तान। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम है। पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। उनकी मांगें और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा। ये बात यहां राहुल गांधी ने फिर से लिखी। राहुल गांधी ने एक वीडियो भी साझा किया है। उस वीडियो को जरा स्क्रीन पर ले आइए इसके साथ साथ, और आगे बढ़ेंगे फिर और बहुत कुछ आपको दिखाना और देखना है जी। मेरे पापा की डेथ को 16 इयर्स हो गए। हम 5 बहनें, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं। आपके यहाँ आपके भी लगा घर हमारा ऊपर डैमेज हो गया। आप कहाँ के जरिए हो रहा है? हम नीचे अंदर ही थे, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। पुंछ में क्राइस्ट स्कूल, गीता भवन मंदिर, जामिया जियाउल उलूम और सिंह सभा गुरुद्वारा, इन सब जगहों पर भी राहुल गांधी गए जिनके परिजन मारे गए। उनका दर्द राहुल गांधी ने साझा किया। जिन लोगों की जान गई है वो तो वापस नहीं लाई जा सकती उनकी जान, लेकिन इस तरह के दौरे जख्मों पर मलहम लगाने का काम करते हैं। राहुल गांधी ने आज वही किया। लेकिन दूसरी तरफ देश पर सत्तारूढ़ बीजेपी क्या कर रही है ये भी देख लीजिए। बीजेपी के एक सांसद ने आज पहलगाम हमले की पीड़ित
महिलाओं पर बड़ी अभद्र टिप्पणी की है। हरियाणा से बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा है कि जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश का जज्बा नहीं था और इसके साथ साथ दिल नहीं था। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसीलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार बन गई। ये उन महिलाओं के लिए जिनके पति को मार डाला गया था 26 तारीख को। जांगड़ा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है दोस्तों, जिस पर कांग्रेस ने आज मोदी से जवाब मांगा है। कांग्रेस ने इस पर ट्वीट किया है और साफ साफ इसी वीडियो को देखते हुए और कांग्रेस पूछ रही है नरेंद्र मोदी से कि नरेंद्र मोदी के चहेते सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम आतंकी हमले में अपना सुहाग गंवा देने वाली महिलाओं के बारे में बेहद ही शर्मनाक बात कही है। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, उनमें वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसीलिए हाथ जोड़कर गोली का शिकार बन गईं। बीजेपी सांसद का यह बयान बेहद घटिया है और उन महिलाओं बहनों का घोर अपमान है जिन्होंने आतंकी हमले में अपना सुहाग खोया। जो बीजेपी आज सिंदूर की बात कर रही है, अब उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता महिलाओं के सिंदूर का अपमान कर रहे हैं। अब यहां सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी कि क्या बीजेपी अपने सांसद के इस बयान से सहमत है? इस शर्मनाक बयान पर बीजेपी कोई कड़ा कदम उठाएगी या फिर सांसद को बचाएगी? अगर सांसद के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है तो इस बयान को नरेंद्र मोदी का बयान माना जाएगा। यह बात यहां कांग्रेस पार्टी लिख रही है सोशल मीडिया पर। पहले विजय शाह, फिर जगदीश देवड़ा, दोनों मध्य प्रदेश के, और अब रामचंद्र जांगड़ा। यह लिस्ट अब और कितनी आगे बढ़ेगी यह देखना होगा, क्योंकि मोदी के राज में बीजेपी नेताओं को शायद पूरी छूट है कि वे अल्पसंख्यकों, महिलाओं, सेना, विपक्ष सब पर अभद्र टिप्पणियां करें और कर भी रहे हैं। अभी आप देख लिए मोदी का ध्यान इन नेताओं पर नहीं है, वो अभी 2047 पर नजर बनाए हुए हैं दोस्तों। हम अभी 2025 में हैं, लेकिन 2047 का भारत कैसा हो, यह नरेंद्र मोदी का विजन है। इसलिए मोदी ने आज नीति आयोग की विकसित राज्य से विकसित भारत एट 2047 यानी 2047 में विकसित राज्य से विकसित भारत कैसा होगा की थीम पर आयोजित बैठक ली है, नीति आयोग की बैठक, जिसमें कई गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मोदी उनके साथ हंसी ठिठोली करते हुए दिखे। समझ नहीं आता है कि आखिर किस लिहाज से मोदी देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताते हैं। जब परिवार के बहुत से लोग गम में डूबे हुए हैं, तब मोदी खुशी क्यों मनाते दिखते हैं, ये एक सवाल है। बहरहाल आज की नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार भी आने वाले थे, जो पिछले कई बार दिल्ली आने पर मोदी और शाह यानी मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं मिले या ऐसी बैठकों में शामिल नहीं हुए। इस बार उम्मीद थी कि जब वो आ रहे हैं बिहार से, नीतीश पर नजरें थी टिकी हुई कि बिहार चुनाव के कारण वो शायद इसमें शामिल होंगे, नीति आयोग की बैठक में आएंगे, लेकिन नीतीश ने बीजेपी को फिर गच्चा दे दिया। उधर ममता बनर्जी आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, सिद्धारमैया आप जानते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री, एन रंगास्वामी पुदुचेरी के मुख्यमंत्री, ये सब आज इस बैठक से गायब रहे। इसमें सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार और रंगास्वामी, एन रंगास्वामी दोनों जो एनडीए शासित राज्य हैं, यहां ये इस बैठक में नहीं आए, दोनों मुख्यमंत्री। खैर, पॉलिटिक्स में ऐसी गैर हाजिरी और अचानक दोस्ती के सिलसिले चलते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से मोदी देश को लीड कर रहे हैं, क्या वाकई उसमें विकसित भारत की बात की जा सकती है? यह सवाल है और इस सवाल को पूछा है जयराम रमेश ने, कांग्रेस पार्टी के नेता सांसद राज्यसभा से, और पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। कहा गया है कि इसमें तथाकथित विकसित भारत लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जब सत्ता में बैठे लोग अपने ही शब्दों और कर्मों से सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को तोड़ने में लगे हों तो कैसा विकसित भारत होगा? जब संसद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालयों, मीडिया और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता को सत्ता की सुविधा के अनुसार कुचला जा रहा हो तो कैसा विकसित भारत होगा? भारत जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है, उन पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों के सामने ही योजनाबद्ध हमला किया जा रहा हो तो कैसा विकसित भारत होगा? जब देश की आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही हो और संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में सिमटती जा रही हो तो कैसा विकसित भारत होगा? अगर भारत की शानदार विविधताओं का जानबूझकर अपमान किया जाए और उन्हें मिटाया जाए तो कैसा विकसित भारत होगा? यह कैसा विकसित भारत है जहां केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के बाद की स्वतंत्रता भी खतरे में है?
नीति आयोग, जो कि अब तक की सबसे अयोग्य बॉडी है, कि आज की बैठक भी एक बार फिर से पाखंड करने और ध्यान भटकाने की कोशिश है। यह बात यहां जयराम रमेश ने लिखी है। तो दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि किस तरह कांग्रेस के सामने कमजोर पड़ गई है बीजेपी और बीजेपी का पाखंड कैसे सबके सामने खुल चुका है। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बाद सीज फायर जिसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की। अब 7 टीम हमारी यहां से अलग अलग देशों को रवाना हो चुकी है, जो सर्वदलीय टीम है। दूसरी तरफ सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग एक बार फिर इधर कांग्रेस पार्टी और कुछ दूसरे दलों के नेता कर रहे हैं, और साथ साथ ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का भी बुलाने की मांग हो रही है। और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी 2047 में भारत कैसा हो वो देखना चाहते हैं, उसकी रीति नीति बना रहे हैं। और तीसरी तरफ राहुल गांधी इन संघर्ष के दौरान जो जख्मी लोग हुए, जो पीड़ित हुए, जिनकी मौत हो गई, उनके घर जाकर उनके दुख दर्द को बांट रहे हैं। सियासत चारों तरफ है और इन सब के बीच रगों में दौड़ता सिंदूर किस दिशा में लेके जाएगा इस देश को और इस देश की सियासत को, आइए उसकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राहुल जी आपके पास ही आना चाहता हूं और आपसे पहले स्वागत सत्कार आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। वीकेंड है, शनिवार का दिन है, लेकिन गहमा गहमी वाला इधर दिल्ली में भी, उधर पुंछ में भी, और इन सब के बीच पूरे देश में, क्योंकि हलचल पूरे देश में इसलिए क्योंकि कुछ मुख्यमंत्री आए, कुछ नहीं आए। शुरुआत करते हैं लेकिन पुंछ से राहुल जी। और राहुल गांधी का ये दूसरा दौरा है इस घटना के बाद, पहलगाम घटना के बाद। प्रधानमंत्री अभी तक नहीं गए, लोग पूछ रहे हैं बार बार, और ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कारण आप देखेंगे, क्या बताएंगे कि क्यों नहीं गए होंगे प्रधानमंत्री? एक पत्रकार होने के नाते पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब ये तो जवाब वही दे सकते हैं, लेकिन हमने देखा है कि उनकी एक शैली बन गई है कि वो ऐसे मौक़ों पर जहां पर जिनको लेकर पूरा देश उद्विग्न हो, जहां पर इतना बड़ा नुकसान हुआ हो, भारतीयों की इतनी बड़ी संख्या में जानें गई हो, जान-माल का नुकसान हुआ हो, वहां पर वो सबसे पहले पहुंचने वालों में नहीं होते हैं। और अगर वो मणिपुर जैसी जगह है तो वहाँ कई साल भी पहुंचने में उनको उसकी कोई जल्दबाजी नहीं दिखती। और आज भी 2 साल हो रहे हैं करीब, मणिपुर सुलग ही रहा है, वहाँ आज भी शांति नहीं हुई है। तो जहाँ पर पुंछ में जहाँ के नागरिकों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा इस पाकिस्तान से झड़प का, एक तो उन 21 लोगों की जिनकी उस नागरिकों की जो हमारी जान गई, उनकी चर्चा भी दुर्भाग्य से देश में कम हुई है। मीडिया ने भी उन पर कम ध्यान दिया है, अपेक्षाकृत मैं कहूँगा। युद्ध का उन्माद बढ़ाने में ज़्यादा दिया है, और उसकी कीमत जो हमारे नागरिकों को चुकानी पड़ी है, और वो देश ने चुकाई है कीमत, उसकी चर्चा और उसका दुख भी हमें अभी सार्वजनिक रूप से कम ही दिखता है। तो अच्छा होता कि प्रधानमंत्री जी जाते। प्रधानमंत्री जी जो शीरे नारे देने में उनका कोई जवाब नहीं है, वो उन्होंने सारे देश को जोश में प्रतिशोध की और प्रतिहिंसा की इन भावनाओं को भड़काने में उनका कोई जवाब नहीं है। वो बिल्कुल विशेषज्ञ हैं, माने जा सकते हैं। लेकिन जब मरहम लगाने का समय होता है, जब लोगों के हृदय को छूने का समय होता है, उनके दुखों को बांटने का समय होता है, तो वहाँ उनको शायद अपनी ज़रूरत नहीं लगती। तो बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और बाकी लोगों को भेजकर शायद उनको लगता है कि उतना पर्याप्त होता है। ये एक उनकी, मैं कहूँगा कि संवेदनाओं में एक असंतुलन है। उनका जो दुख है, वो जो बीकानेर में प्रकट हुआ, वो दुख एक पूर्व पीठिका थी देश को भड़काने की, और लोगों को एक बार फिर से और बहुत ज़्यादा उन्होंने, मतलब अब तक के अपने जो सबसे, मैं कहूँगा, जोशीले भाषण दिए हैं, और लोगों की खूनों में उनको लोगों का पारा और देश का पारा बढ़ाने में जो भाषण उनके हुए हैं, उनमें से इस भाषण को और उसके वाक्यों को याद किया जाएगा, शब्दों को याद किया जाएगा। बहुत ही स्मरणीय शब्दों का उन्होंने इस बार इस्तेमाल किया है। लेकिन मुझे ये देखना सुखद है, मैं ज़्यादा इस पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूँगा, कि राहुल गांधी वहाँ पे गए और उन लोगों से मिले, और उन्होंने अपनी ओर से एक वो जो किया है, वो एक
किसी भी अच्छे राष्ट्रीय स्तर के नेता को करना चाहिए था। उन्होंने किया है, ये सुखद है और मैं इसका स्वागत करता हूं। और इससे हमें दूसरी ओर का शून्य भी दिखता है, एक असंतुलन भी दिखता है, जिसकी चर्चा आपने भी की और वो सबको दिख ही रहा, उस पर कोई चर्चा की बहुत बहस की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत दिनों से शुरू से साफ है कि प्रधानमंत्री जी की वरीयताएं एक अलग तरह की होती हैं। उनकी वरीयताएं वो नहीं है जो उनको हम और आप जरूरी समझते हैं। जैसे ये जब झड़प शुरू हुई और जब पहलगाम का हमला हुआ और उसके बाद वो विदेश दौरे से अचानक उसको रद्द करके यहाँ वापस लौट के आए, तो अभी वो सीधे उस जगह पे नहीं गए, पहलगाम नहीं गए, अभी भी नहीं गए हैं, और वो गए बिहार की जनसभा को संबोधित करने के लिए। उन्होंने देश को जो पहला संदेश दिया पहलगाम के हमले के बाद, वो एक राजनीतिक जनसभा में दिया बिहार में जी। कोई वो सीधे सीधे देश के राष्ट्र के नाम संदेश, जैसे आमतौर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सभी देशों में करते हैं जब इतनी बड़ी घटना हो जाए, उन्होंने वो भी नहीं दिया। तो ये भी उनकी वरीयता दिखाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब जब उनके दावे इतने रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह शांत हो गया है, पहले भी दावे थे, ठीक है, पहलगाम ने उन दावों को एक तरह से उनकी कलाई खोली, लेकिन अब उसको भी 1 महीना हो गया है और उस 1 महीने में आधा दिन का समय भी प्रधानमंत्री जी नहीं निकाल पाए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए। ये अपने आप में एक इतनी मुखर टिप्पणी है कि इस पर कोई ज़्यादा बहस की भी गुंजाइश नहीं है। अब सुना है कि वो 30 तारीख को 30 से 31 को कानपुर में जाएंगे और एक शुभम जिनकी उसमें मौत हो गई उनके घर जाएंगे, ये भी इसकी चर्चा है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? ये मैं नहीं समझता कि पर्याप्त होगा। तो दिक्कत अब हमारे देश की राजनीति, और इसमें मैं राहुल गांधी को भी शामिल करके ही कहूँगा कि एक तरह के बड़े दिखावी प्रदर्शन, चाहे संवेदनाओं का भी प्रदर्शन किया जाता है, जोश और उत्साह और वीरता का भी प्रदर्शन किया जाता है, तो हमारे देश की राजनीति प्रदर्शनकारी कला में एक ज़्यादा बदल गई है, बजाय इसके कि ठोस काम किए जाएं और ये किया जाए कि हमारा काम, हमारे नेताओं का, सरकारों का काम बोले, लेकिन वो काम तो कम दिखता है, उनके शब्द ही ज़्यादा गूंजते रहते हैं और हम सब भी उन्हीं में उलझ जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं फिलहाल तो यही इस टिप्पणी पर कभी रुकना चाहूंगा। जी राहुल जी, आता हूं दोबारा आपके पास। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए। रविकांत जी, आपके पास ही आना चाहता हूं। 2 घटनाक्रम, एक तरफ दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, जिसमें आज नीतीश बाबू नहीं आए, दिल्ली आए हैं वो, लेकिन उस बैठक में नहीं आए। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भी नहीं आए, लेकिन और भी कई मुख्यमंत्री नहीं आए हैं, जिसमें ममता बनर्जी भी हैं, जिसमें सिद्धारमैया है, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, इसलिए ज़्यादा कॉग्निजेंस में नहीं लिया जाएगा। बट जो कांग्रेस के राज्यों में से अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे और भी कई ऐसे दूसरे राज्यों के आए हैं। चलिए, नीति आयोग में नरेंद्र मोदी 2047 की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी का आज पुंछ जाना और वहाँ पर सबसे मुलाकात करना, दिन भर वहाँ लगभग रहे राहुल गांधी, मुलाकात हुई है। दोनों तरफ की सियासत को ज़रा समझाइए। राहुल गांधी पुंछ में, राहुल गांधी उससे पहले नरवाल के घर भी गए, शुभम द्विवेदी के घर कानपुर भी गए, और उससे पहले पहलगाम के एक उस घटना में जो घायल एक यात्री थे, वहाँ के टूरिस्ट जो थे, उनसे भी मुलाकात करने पहली बार जब गए थे तो गए थे। दोनों सियासत को समझाइए ज़रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो एक तरफ जो भाषण देते हैं, बहुत ओजपूर्ण भाषण, बहुत ही उस ढंग का भाषण जो लोगों में जोश भर दे, खासकर उनको चाहने वाले लोगों में तो जोश बहुत ज़्यादा भरता है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की राजनीति कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं कई बार कह चुका हूं कि राहुल गांधी राजनीति नहीं, समाज नीति करते हैं। देश कैसे बने, देश के लोगों के साथ संवेदनाएं बराबर व्यक्त करते हैं वो, और देश के निर्माण में राहुल गांधी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीति विभाजन पर आधारित है और ब्रांडिंग पर आधारित है। जो नीति आयोग, मुझे लगता है कि अगर 10 साल में हम देखें, शायद 10 साल हो रहे होंगे, वो नीति आयोग अनीति आयोग में तब्दील हो चुका है। उसकी क्या उपलब्धियां हैं,
इस देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था को गर्त में ले जा चुके हैं मोदी जी। तो उस नीति आयोग की है क्या भूमिका, सिवाय इसके कि कभी कभी बीच में बैठकें हों और उन बैठकों के बीच नरेंद्र मोदी अपने भाषण दे करके और गोदी मीडिया के लिए वो पूरा उनको अवसर उपलब्ध कराएं, जिसके जरिए कि विश्व गुरु भारत बन गया है, 2047 में क्या बनेगा, इसके अलावा और कुछ उसमें निकला नहीं है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है राहुल गांधी का पुंछ में होना, उस जगह होना जिसने सबसे बड़ी चोट की इस भारत और पाकिस्तान के संघर्ष की। हम लोग कई बार दो देशों के टकराव को लेकर के, और नो डाउट कि जब आतंकवादी हमला हुआ तो पूरे देश में गुस्सा था। हर व्यक्ति ये चाहता था कि उन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए और आतंकवादियों को जहां से प्रश्रय मिलता है उसको भी सबक सिखाया जाए। लेकिन उस जो हुआ उसकी सबसे ज्यादा मार जो पड़ी है, सबसे ज्यादा उसका जो कष्ट उठाना पड़ा है, वो इन सीमा सरहद के इलाकों में जो गांव हैं, जो लोग जहां रह रहे हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उन लोगों को वो कष्ट झेलने पड़े हैं। अब जब थोड़ा ठीक हुआ है तो सबसे पहले दुख बांटने के लिए राहुल गांधी पहुंचते हैं। उस जम्मू कश्मीर जहां से उनका बहुत पुराना नाता है, उनके परनाना का नाता है, वो एक तरह से उनका घर है, और जिस कश्मीर को भारत में जोड़ने का काम नेहरू और पटेल ने किया था, उसको आज भी बचाए रखने की, पूरा दिल से जोड़े रखने की जो कोशिश है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। वो जिद के मारे पिछले 370 धारा के समय पे भी देखिए आप, या उसके पहले हरियाणा चुनाव में देखिए, तो जिस तरह के मूर्खतापूर्ण बयान आ रहे थे हरियाणा चुनाव में कि कश्मीर से लड़कियां ला करके फिर शादियां करेंगे हरियाणा के नौजवान, लेकिन ऐसा कभी इस राजनीति में नहीं हुआ। कश्मीरी ऐसा नहीं है कि जो कहा जाता कि कश्मीर तो हमारा, लेकिन कश्मीरी हमारे नहीं। जितना कश्मीर हमारा है उतना ही कश्मीरी हमारे हैं, और उनसे दिल का रिश्ता है, और जो थोड़ा बहुत कभी जख्म मिलता है, उनको कभी दर्द होता है, तो उसको बांटने के लिए, उस दिल को जोड़ने के लिए राहुल गांधी जैसा शख्स वहां पर बार बार पहुंचता है। और हर जगह, चाहे कानपुर का मामला हो या राहुल गांधी हाथरस गए हों, आप उन तमाम दृश्यों को याद कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी न कभी मणिपुर गए थे, न कभी गए जाएंगे, ये भी हम लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी पुंछ न गए हैं, न कभी जाएंगे, ये भी मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि मोदी जी ऐसी जगहों पर जाते ही नहीं जहां पे किसी के साथ संवेदनाएं व्यक्त करनी हो, क्योंकि मोदी जी आदी है मोदी 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 नारों के। वहां ये नारे नहीं लगेंगे, वहां ढोल ताशे नहीं बज रहे होंगे। मोदी जी के कान केवल वही सुनने के लिए तरसते रहते हैं। तो यहाँ तो ये सब कुछ होना नहीं है। यहाँ वो सुर मिलेंगे, वो संवेदनाएं मिलेंगी, वो दुख मिलेगा, वो वेदना मिलेगी जो इंसान बनाता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज की राजनीति में सबसे बेहतर इंसान, राजनीति में इंसान खोजना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन राहुल गांधी आज की राजनीति के सबसे बेहतर इंसान है। और राजनीति सबसे ज्यादा इंसान को खोजती है, इंसानियत को खोजती है। लेकिन यहाँ जो राजनीति हो रही है इंसानियत को नहीं हो रही, इंसानियत की कत्ल पर हो रही है। तो जिसको आदत हो कि इंसानियत की हत्या जहां पे हो उससे वोट उगाही करना और सत्ता में बनाए रखना, तो वो क्यों जाएगा पहलगाम, क्यों जाएगा पुंछ, क्यों जाएगा मणिपुर? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नारेबाजी होगी, वो विज्ञापन होंगे, लेकिन वो संवेदना नहीं होगी। तो इसलिए राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं। राहुल गांधी इस बात को भी बार बार कहते हैं कि इससे हमें राजनीतिक रूप से नुकसान हो या फायदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश हमारा बनता रहे, देश का निर्माण होता रहे, देश जुड़ता रहे, और देश में न्याय, बंधुत्व, समता ये स्थापित होती रहे, लोगों का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे। सबसे बड़ी चीज डेमोक्रेसी जो भारत की है, दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने ये सोचा था कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं रह सकती, भारत एक राष्ट्रीय रूप से एक नहीं रह सकता। उस समय
आजादी के समय तमाम लोगों ने ये ऐलान किए थे कि साहब नहीं रह सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो विरासत है जिसको राहुल गांधी संभाल रहे हैं, राहुल गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, उस पूरे विरासत को संभालने वाले व्यक्ति हैं, जिसमें इंदिरा गांधी ने शहादत दी, जिसमें उनके पिता राजीव गांधी ने शहादत दी इस देश की खातिर, जिसमें नेहरू जी ने 14 साल और उसके पहले 9 साल जेल, फिर 14 साल प्रधानमंत्री, उसके पहले भी उनका लंबा कार्यकाल देश को सेवा देने का, और मरने के पहले अब सारा सब कुछ आनंद भवन से लेकर के सारी संपत्ति देश को दान करने वाला, उस विरासत को राहुल गांधी संभाल रहे हैं। इसलिए उनके भीतर वो दर्द होगा, वो संवेदनाएं होंगी, लेकिन जो केवल विभाजन की राजनीति से निकल करके आया है, जिसने केवल सत्ता में रहना सीखा है, जिसके लिए सिर्फ कुर्सी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए इंसानियत का कोई मतलब नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो नीति आयोग में बैठ करके 2047 का और कुछ दिनों के बाद वो 2147 का भी खाका खींच सकते हैं, उनको कोई नहीं फर्क पड़ता। केवल मीडिया में कैसे चलेगा, कैसे दिखाया जाएगा कि कितना विजनरी नरेंद्र मोदी है, अगले 100 साल का खाका वो भारत का खींच करके जा रहे हैं। तो वहां सिर्फ झूठ पर आधारित ब्रांडिंग है, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये दोनों का मूल्यांकन होगा कि दर्द के समय कौन खड़ा था और कौन नीति आयोग बैठ करके फोटो खिंचाते हुए अगले 20, 30, 40, 50 साल का सिर्फ खाका खींच रहा था, और देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही थी। 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन की लाइन में लगे हुए थे। राजीव जी, प्रशांत जी, जरा नीति आयोग या राहुल गांधी, इनसे इतर थोड़ा सा आज की तारीख में भारत की स्थिति, आज अपने देश के 7 टीमें गई हैं, सर्वदलीय टीम गई है, और लगभग ने पूरे 59 लोग गए हैं, 59 लोग गए हैं दुनिया भर में भारत की क्या स्थिति है, भारत के अंदर क्या स्थिति है। और वैसे में राहुल गांधी पुंछ में है, नरेंद्र मोदी 2047 कहेंगे, नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोग कहेंगे कि भाई क्यों नहीं, प्लान तो करनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए 2047 में भारत कैसा हो, 100 साल बाद, आज़ादी के 100 साल बाद भारत कैसा हो, इसके बारे में आज प्लान क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में इसकी कितनी ज़रूरत है, जब देश में और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वैसे में नरेंद्र मोदी की इस मीटिंग के मायने और साथ में राहुल गांधी के पूंछ जाने के मायने। बातों में रखूंगा बात अपनी। राहुल जी को जोड़ना चाह रहे थे, राहुल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप प्लीज। नहीं, वो केवल एक बात, जब रविकांत जी 100 साल की बात कर रहे थे तो मैं सिर्फ याद दिला रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी 1000 साल की बात कर चुके हैं, कि अगले 1000 साल की तैयारी कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, दीर्घायु हो जी जी, दीर्घायु हो, यही कह सकते हैं जी। नॉन बायोलॉजिकल है, वो अवतार है, हमेशा रहेंगे। जी जी, गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ गए। गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज शनिवार और आपका इंतज़ार रहता है, और राहुल जी भी अब शनिवार को जुड़ने लगे हैं, तो राहुल जी और आपका स्पेशली इंतज़ार रहता है हमारे दर्शकों का। तो आपका स्वागत करता हूं। और आज दिन भर गहमा गहमी का आलम, और वैसे में प्रशांत जी आपके पास आया हूं, और ज़रा बताइए कि देश की जो स्थिति, वस्तु स्थिति, और वैसे में राहुल गांधी की पूंछ यात्रा, और इधर नरेंद्र मोदी की नीति आयोग की जो बैठक है, और उससे जो तस्वीरें नरेंद्र मोदी की आई हैं हंसी ठिठोली करते हुए, और खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। हालांकि उनके साथ ऐसी बैठकों में अच्छी अच्छी फोटो खिंचवाते हैं नरेंद्र मोदी, ये तो दिखता है, चाहे सुक्खू के साथ हो। तो इस वक्त बहस का मुद्दा होना चाहिए विदेश नीति, और उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के बाद इतना बड़ा डिप्लोमेटिक अभियान, जिसमें 7 टीमें हों, 60 के लगभग MP हों, और तमाम देशों में भेजे गए हों, मैं बात करूंगा इस पे। लेकिन पहले राहुल गांधी की बात। देखिए, राहुल गांधी 22 अप्रैल को जो हुआ हमला आतंकवादियों का पहलगाम में, और उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें जवाबी कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी हुई, उसमें 27 लोग मारे गए।
तो कुल मिला के 50 के ऊपर लोगों की जाने गई है पहलगाम और पुंछ में मिला के। घरों की स्थिति बहुत खराब है, अगर आप तस्वीरें दिखाएंगे अभी, घर ढह गए हैं और तमाम लोगों को अपने घरों को छोड़ के जाना पड़ा है। बहुत से लोग घायल हैं, रोजी रोटी छिन गई है, खेतों में वो काम नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किलें हैं। लेकिन सेनाओं ने अपना काम कर दिया और पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पे उन्होंने मिसाइल गिरा दिए। वो सब सेना ने अपना काम, ऑब्जेक्टिव अपने पूरे कर लिए। जी। सीज फायर हुआ, वो विवादित है। उस सीज फायर कैसे हुआ उस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन सेना ने अपना काम किया। जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं अब, ये पॉलिटिकल प्रोसेस है। आतंकवादियों का या पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव क्या था कि कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जाए, कश्मीर को भारत से अलग थलग किया जाए और इस देश में सांप्रदायिक राजनीति को खाद पानी दिया जाए। ये 3 उनके मिशन थे। वो सांप्रदायिक राजनीति को खाद पानी की बात में वो उनको बीजेपी के तमाम लोग कामयाब बना रहे हैं, जिसमें विजय शाह भी हैं, जिसमें रामचंद्र चांगड़ा भी हैं, जिसमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान की उस मुहिम को कि भारत में जो है वो सांप्रदायिक विभाजन बढ़े, इसीलिए उन्होंने धर्म पूछ के मारा था। तो यहाँ भी अब धर्म पूछ के सब काम हो रहा है। लेकिन जो राहुल गांधी काम कर रहे हैं, सेना ने अपना काम कर दिया। अब जरूरत थी जख्मों पे मरहम लगाने की। ये काम राजनीति का होता है, ये काम सिविल सोसाइटी का होता है, ये काम राहुल गांधी वहां पे कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। याद कीजिए, मुंबई में जब हमला हुआ था, मनमोहन सिंह गए थे। इस तरीके कभी भी आप देख लें, पिछले जो भी घटनाएं हुई है, प्रधानमंत्री वहां जाते रहे। नरेंद्र मोदी कभी नहीं जाते, जैसा कि प्रोफेसर रविकांत कह रहे, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये उनकी पर्सनालिटी का एक पहलू है कि वो संवेदना व्यक्त करने नहीं जाते हैं, ना ही वो किसी और प्लेटफॉर्म से कहते हैं। ये उनकी पर्सनालिटी का, उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। अब उसको समाज और देश देखे कि उस हिस्से का उसको क्या करना है। लेकिन जो राहुल गांधी ने किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान और आतंकवाद की मुहिम को करारा जवाब है, और उतना ही बड़ा जवाब है जितना सेना ने दिया कि अगर आप कश्मीर के लोगों के साथ खड़े होंगे, वहाँ टूरिज्म वापस खड़ा होगा, वहाँ के लोगों के साथ आप रहेंगे, कश्मीर देश की मुख्यधारा का हिस्सा रहेगा, देश के बड़े राजनीतिक वहाँ जाएंगे, लोगों का हाल चाल पूछेंगे, उनके दुख में खड़े होंगे, तब आतंकवाद की मुहिम विफल होती है। ये काम राहुल गांधी कर रहे हैं। अब मैं विदेश नीति की बात पे करता हूँ। देखिए, विदेश नीति में जो मोदी जी का पर्सपेक्टिव है, क्यों उसकी समीक्षा होनी चाहिए अब, कि क्यों एक भी देश आपके सामने नहीं खड़ा हुआ। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जापान में थे 2 दिन पहले जी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री से भी मिले, लेकिन जापान ने क्या कहा ये सामने नहीं आया। क्या जापान ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान दिया? क्या जापान भारत के पक्ष में खड़ा हुआ? याद दिला दें कि जापान आईएमएफ के बोर्ड मेंबर है। जब पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन मिला तो जापान की भी सहमति थी उसमें। आईएमएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी, उनका बयान आ चुका, उन्होंने कहा कि सर्वसम्मति से हुआ, जिसमें भारत ने वॉकआउट किया, एब्सटेन किया। जी। तो ये डिप्लोमेसी क्यों ऐसी हो रही है? क्यों हमारे जो 59 एमपीज गए हुए, 60 टीमें गई हुई हैं, उनको रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा है? थरूर साहब अमेरिका गए हुए, लेकिन ट्रंप रोज बोल रहे हैं। ट्रंप ने एप्पल के मामले में तीसरी बार बोल दिया कि एप्पल अगर बनाएगा भारत में तो हम टैरिफ लगा देंगे। एप्पल के बारे में सर, एप्पल के बारे में
आईफोन, जी, के बारे में। आईफोन के बारे में। तो सीज फायर के बारे में 5 बार बोल चुके हैं, वो मैं राहुल जी से सहमत हूँ, लेकिन तीसरी बार उन्होंने आईफोन के बारे में बोल दिया जब आपका डेलीगेशन अमेरिका में है। कारण क्या है? देखिए, 2 बड़े स्पष्ट कारण मुझे दिखाई देते हैं। एक कारण जो हमारे बुद्धिजीवियों का एक मिसकंसेप्शन, एक गलतफहमी थी कि भारत बड़ा बाजार है, पश्चिम और अमेरिका जो है लाइन लगा के खड़ा रहेगा। ऐसी बात नहीं है। भारत की इज्जत, भारत का सम्मान, भारत का लोकतंत्र की वजह से थी, यहाँ पे संविधान की वजह से थी। जिन देशों से आपने राफेल खरीदा वो देश भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है, उसका भी बयान नहीं आया। जिन देशों से आपने पनडुब्बियां खरीदी वो भी नहीं आया। जिसको आपने मार्केट एक्सेस दिया वो भी नहीं आया। जिनकी कारों की फैक्ट्रियां आपने लगाई वो देश भी आपके साथ नहीं आए। तो क्या कारण है, इसको समझना होगा। एक जो मोदी जी का पूरा जो विदेश नीति है, उसके 2 बड़े इंपॉर्टेंट पहलू जो मैं देखता हूँ। एक, विदेश नीति को वो घरेलू राजनीति में इस्तेमाल करते हैं। वहां जाते हैं, फोटो खींचती है, गले लिपटते हैं, वो फोटो यहाँ मीडिया में दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि डंका बज रहा है। वहां पे जो NRI रह रहे हैं उनका आप कोई आयोजन करते हैं, वही विदेश नीति है। तो विदेश नीति, विदेश दौरों का इस्तेमाल घरेलू राजनीति में होता है। और दुनिया को जो घरेलू राजनीति है, जो मोदी जी की, बीजेपी की, RSS की राजनीति है, उस चश्मे से वो दुनिया को देख रहे हैं। इसलिए कामयाबी नहीं मिलती है। ये चश्मा बदलना पड़ेगा। दुनिया को आप हिंदुत्व के चश्मे से विदेश नीति नहीं चला सकते। तो फिर तो आपको हर व्यक्ति आपको दिखाई देगा कि ये क्रिश्चियन है, ये इस्लाम, ये सेकुलर है, ये इसके साथ खड़ा, ये उसके साथ खड़ा। ये इस चश्मे से अगर आप दुनिया को अप्रोच करेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए कोई साथ में खड़ा होना नहीं चाहता। पर्सनल केमिस्ट्री बहुत मायने रखती है विदेश नीति में, कि आपकी पर्सनल केमिस्ट्री क्या है। ये जो यहाँ पे 150 से ऊपर दूतावास हैं, ये अंधे बहरे नहीं हैं। इनको भी सब दिखाई देता है कि आप अपने मीडिया में क्या चलाते हैं, आप क्या बोलते हैं, ट्रंप के बारे में यहाँ पे क्या चल रहा है, वो सब बातें जाती हैं। लेकिन प्रशांत जी, लेकिन नरेंद्र मोदी तो हर जगह जाके उनकी भाषा बोलने लगते हैं। मतलब गले मिलते हैं, जितने भी राष्ट्राध्यक्षों से मिले उनसे गले मिले, और सऊदी अरबिया कई बार गए, उसके अलावा अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, जो बाइडन, सबको आपने देखा, सबके साथ गले, चाहे पुतिन हो उनके साथ। तो अपनी तरफ से तो नरेंद्र मोदी ने दिखाया है कि ये गर्मजोशी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन उस गर्मजोशी में आखिर क्या कमी रह गई कि जब मौका आया साथ देने का, तो क्या रशिया, क्या तुर्की, क्या अज़रबैजान, क्या जापान, कोई साथ दिखाई नहीं दिया? क्या अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को साथ साथ रखा? कारण राजीव जी वही है कि यहाँ से एम्बेसीज लगातार डिस्पैच भेजती हैं। जो भी यहाँ मीडिया में डिस्कस होता है, जो नेता आपके बयान देते हैं, वो सब जाता है वहाँ बाहर। उसका एक व्यू बनता है वहाँ पे। हर एम्बेसीज का हम आप सब ये सब कवर कर चुके हैं। हर एम्बेसी का एक पॉलिटिकल एनालिसिस का विंग होता है। वो पॉलिटिकल एनालिसिस अखबारों के संपादकों से ही मिलते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, राय जनरेट करते हैं, वो राय जाती है बाहर। हम लोग तो राजीव जी छोटे आदमी, कोई हमसे मिलने आता है तो हम गूगल करते हैं, उसका सोशल मीडिया देखते हैं। आप जब जाओगे तो आपका लोग विकिपीडिया नहीं देखेंगे कि आपका क्या बायोडेटा आ रहा है, उनकी ब्रीफिंग नहीं होगी। तो केवल व्यापारिक गिव एंड टेक ही विदेश नीति का हिस्सा नहीं होता है कि हमने अमुक कंट्री से जहाज खरीद लिए तो वो हमारा गुलाम हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो एक तो ये बड़ी विफलता है कि आप विदेशी भूमि पे जो करते हैं उसको आप घरेलू राजनीति में भुनाते हैं, और घरेलू राजनीति के चश्मे से आप दुनिया को डील कर रहे हैं।
ये विरोधाभास जो है, ये प्रॉब्लम आ रही है। जो हमारे 59 MPs गए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री रहे हैं जी। मुझे याद है उनके समय में क्या क्या चीजें हुई हैं, मैं उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। और एक आखिरी बात, जो रामचंद्र छागला ने कहा, विजय शाह ने कहा, मध्य प्रदेश के डिप्टी CM जगन देवड़ा ने कहा, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि बीजेपी की जो राजनीति है, वो जो नफरत है वो उस पर हावी हो चुकी है जी। और वो वहीं से आ रहा है जो कि पंचर वाले का बयान, जो पंचर वाला मोदी जी ने कहा, ये वहां से आता है नीचे। उनको मैसेजिंग है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जुमला इस्तेमाल किया अली खान महमूदाबाद के जजमेंट में, डॉग विसल, इशारा देना। तो ये इशारा वहीं से मिलता है कि जब आपने कह दिया पंचर वाले मुसलमानों को, तो आपके सारे MPs को, कार्यकर्ताओं को, IT सेल को, मुख्यमंत्रियों को एक इशारा मिल गया कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये इशारा। फिर वो नहीं देखते कि कोई सेना में कर्नल है, कोई जनरल है, कोई क्या है, वो नहीं देखते। और बहुत अफसोस की बात है ये हो रहा है। और इसमें एक अपडेट मैं दे दूं केवल कि कई पूर्व जनरल्स और सेना के बड़े अधिकारियों ने राष्ट्रपति जी को एक मेमोरेंडम दिया है और इसकी आलोचना की है कि किस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो अनर्गल बातें कही गई हैं, इसका राष्ट्रपति संज्ञान लें और इस पर एक्शन लें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि तीसरी माफ़ी आ गई विजय शाह की, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, और तीसरी माफ़ी, लेकिन पद नहीं छोड़ा है उन्होंने। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहता हूं। बहुत गंभीर चर्चा हो रही है और एक तरफ नरेंद्र मोदी 2047 का भारत कैसा हो उसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं नीति आयोग की बैठक में, और दूसरी तरफ राहुल गांधी पुंछ में हैं। इन सब के बीच जो एक सवाल उभरता है कि देश की सियासत किस दिशा में जा रही है अभी, जबकि एक पूरी की पूरी लगभग 60 लोगों की टीम विदेश यात्रा पे है। विदेश जाने से पहले सुर बदल गए थे निशिकांत दुबे के भी। निशिकांत दुबे सऊदी अरबिया जा रहे थे और यहाँ मुसलमानों के लोग को लेकर जो बातें करते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि सऊदी अरबिया जा रहे हैं तो इसलिए मैं कह रहा था कि प्रधानमंत्री चलिए उस वीडियो को ही देख लेते हैं ज़रा। निशिकांत दुबे, हालांकि दिखाना नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि कह क्या रहे हैं, सुन लेते हैं। और जल्दी से आना चाहता हूं गर्ग साहब के पास उनकी टिप्पणी के लिए। इस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। तो हम इन बातों, आतंकवाद बाउंड्री के बाहर है, हम इन बातों को रखने जा रहे हैं विदेश, और बहुत ही शांत चित्त ये बात अपनी रख रहे हैं। थोड़ा सा बाहर जब जा रहे हैं तो ये ज़रूरत इसकी है, इस डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। लेकिन कहाँ पर नरेंद्र मोदी यहाँ फेल होते हुए या कुछ न कुछ ये कमी हमारी विदेश नीति में दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अंदर, देश के अंदर, और कल जो बीकानेर में परसों उन्होंने भाषण दिया है उसका कितना असर पड़ते हुए देखते हैं। राहुल गांधी के आज के पुंछ दौरे का क्या असर पड़ सकता है उनकी सियासत में, देश की सियासत में? गर्ग साहब, देखिए, राहुल गांधी का दौरा तो बहुत ही अद्भुत है और राहुल गांधी जाते रहे हैं। भट्टा परसोल भी गए थे जब वो कुछ नहीं थे। वो राहुल गांधी को वो चीज़ अपने खून में मिली है। वो राजीव गांधी से मिली है, इंदिरा गांधी से, नेहरू से मिली है। वो महात्मा गांधी से मिली है जो नोआखली में गए थे जब सांप्रदायिक दंगे हुए थे पार्टीशन के पहले। तो इसलिए राहुल गांधी का जाना तो बहुत ही सहज है। वो कोई फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं गए थे वहाँ। आपने देखा राजीव जी की वो बच्चे किस तरह से उनसे हाथ मिलाने के लिए बेताब हो रहे हैं। वो अगर आप शॉट देखें बारीकी से
तो कि यहाँ जहाँ आप उनको दिखा रहे हैं वहाँ बच्चे, अभी देखिएगा आप कैसे वो राहुल गांधी से, ये देखिए ये जो है, ये आप बताइए कि ये जो दृश्य है, ये मैंने तो देखा है नेहरू जी का। मैं खुद उस समय छोटा था तो हमने उनसे जब हाथ मिलाते थे तब देखा है कि कैसे हम लोग हो जाते थे। पर ये आपको कहाँ मिलेगा, आप ये बताइए। भारत की राजनीति में ये गायब हो गया है। क्या आप ये कोई ऐसा दृश्य मोदी जी का देख सकते हैं क्या, ढूंढ सकते हैं क्या, कि ये आदमी इतने विनम्र भाव से बच्चों से मिल रहा है, या वो एक बच्ची के साथ खड़ा हुआ उसकी पीठ पर हाथ रख के, ये सहज है पूरा। पर मोदी जी जो कर रहे हैं वो पूरा असहज, वो नेचुरल नहीं लगता है। जैसे नीति आयोग की बैठक में वो टीम इंडिया की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर राज्य और केंद्र मिलकर एक हो जाएं तो किस तरह की एक टीम इंडिया बनाने की वो बात कर रहे हैं। ये मोदी जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको लेकर कई तरह की चीज़ें बनती है। मैं चूँकि ये बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कह चुके होंगे ये इनके, मैं अभी सुन रहा था इनको कुछ थोड़ा, मैंने रविकांत जी को सुना और प्रशांत जी को सुना कि पीछे का इनका इतिहास क्या रहा है वो सुना। मेरा ये कहना है कि मोदी जी अगर हकीकत में ये जो सर्वदलीय पहल उन्होंने की है, 59 लोगों को भेजा है इतने 30 देशों में दुनिया के, ये देखिए ये फोटो जो है कहाँ देखने को मिलेगा, तो उसको आगे कैसे बढ़ाते हैं ये देखने की बात है। वो आप ये बताइए मुझे, कोई भी बताए कि राहुल गांधी के बिना आप टीम इंडिया कैसे बना सकते हैं, मतलब विपक्ष कैसे हो सकता है, आप मतलब सब लोगों का साथ कैसे ले सकते हैं, कोई भी सर्वदलीय पहल कैसे कर सकते हैं। तो आप राहुल गांधी को और कांग्रेस को तो माइनस करना चाहते हैं, जिस पार्टी के 99 सांसद हैं या 100 सांसद हैं उसको माइनस करके आप देश चलाना चाहते हैं। तो एक ऐसा लगता है कि आप एक तात्कालिक संकट से गुजरने के लिए कुछ जो फोटो अपॉर्चुनिटी है कि स्टालिन के साथ आपका जो फोटो है मुस्कुराते हुए है, या रेवंत रेड्डी के साथ जो मुस्कुराते हुए है, या और भी जो भगवंत मान के साथ है, या विपक्ष के नेताओं के साथ आप, वो आर्टिफिशियल लगता है। वो लगता है कि आप किसी मजबूरी में, आप जैसे वो रिसेप्शन में जाते हैं और दूल्हा दुल्हन के साथ आपको खड़े रहकर मुस्कुराना पड़ता है, ये उस तरह का आपका फोटो दिख रहा है। जबकि इस समय जो नहीं, मैं केवल एक उम्मीद करना चाहता हूँ आपके इस डीबी लाइव के माध्यम से जी, कि मोदी जी के सामने एक अपॉर्चुनिटी आई है ये, और वो अपॉर्चुनिटी इसलिए आई है कि जैसा सभी लोगों ने कहा है अभी और कहा भी होगा कि पहली बार अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में 2002 के बाद से उनको समझ में आया कि वो अकेले हैं पूरी तरह से, और वो 140 करोड़ के देश के साथ केवल इजराइल खड़ा है और एक आध कोई तालिबान खड़ा है वहाँ अफगानिस्तान का, और कोई खड़ा नहीं है। और देश ये कह रहे हैं, जरूर जापान ने भी कहा, यूएई ने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथ हैं, पर आप ये कहाँ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में हम आपके साथ हैं, या पाकिस्तान को आप कंडेम कर रहे हैं, जापान कर रहा हो या कोई देश कर रहा हो। तो ये जो मोदी जी को पहली बार लग रहा है कि वो एकदम जैसे आसमान से कोई जमीन पर गिर जाए, इस क्राइसिस ने बीजेपी को जमीन पर ला दिया है। मतलब अगर ये कहना चाहें कि, पर वो आप दुनिया, मतलब जिस तरह की पॉलिसीज को आप फॉलो कर रहे हैं, जैसा कहा अभी शायद टंडन जी ने कहा, किसी ने कहा
कि या ये दुबे जिस तरह के बयान देते रहे हैं या देते हैं, अभी भी देते हैं, या अभी वो झारखंड की अदालत से समन आ गया, नॉन अवेलेबल वारंट आ गया है राहुल गांधी के खिलाफ जी। और 2018 का मामला बताया जाता है जी। तो राहुल गांधी अगर अदालतों में ही पेश होते रहेंगे तो आप विपक्ष का सहारा कब लेंगे? और ये उनको अदालतों में पेश कौन करवा रहा है? आपकी पार्टी के ही लोग करवा रहे हैं। तो हमको ऐसा लगता है एक तरह का पाखंड लगता है आपके कहने में और करने में कि आप किसी तरह से इस संकट से गुजरना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, और ये आपका स्वभाव नहीं है कि आपके मतलब पार्टी को भी साथ में लेकर चलने का स्वभाव नहीं है। पार्टी में भी आप पिक एंड थ्रो वाली आपकी पॉलिसी रही है कि आपको जो सूट नहीं करता आप उसको मार्गदर्शक मंडल में डाल देते हैं। या आप ये बताइए राजीव जी कि आपके मंत्रिमंडल, आपके पूरे जितने सांसद हैं बीजेपी के, एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, आपका एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है, आप टिकट ही नहीं देते किसी को। तो ये जो पूरा नफरत जो आई है इस पूरी पॉलिटी में, उसका बेसिक रीजन ये है कि आपने ऊपर से जो दिया है नीचे, जैसा वो कह रहे हैं कि रिफ्लेक्ट कर, मतलब जो ऊपर वाले कहते हैं वैसा वो नीचे वाले करते हैं। तो ये एग्जैक्टली ये हो रहा है। और ये हमारे संकट की जो जड़ है वो यही है कि हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमारे जो दल गए हैं उनसे पूछा क्या जाएगा। जैसा इन्होंने शायद टंडन जी ने कहा कि वो जापान में क्या पूछा गया होगा, हमको क्या पता जी। तो हमको कैसे पता चलेगा अब? और दूसरा ये कि मैंने एक सुझाव दिया था कि भाई आप एक सर्वदलीय डेलीगेशन आप देश में भी भेजिए, जहाँ लोगों से बात करें और उन सवालों के जवाब दें लोगों के, कि उनके मन में सीज फायर को लेकर सवाल है और तमाम चीज़ों को लेकर, अमेरिका को लेकर सवाल है, ट्रंप को लेकर सवाल है। देश में बहुत सारे सवाल पैदा कर दिए हैं इस समय, तो कौन देगा वो सवालों के जवाब? इसलिए मुझे लगता है ये जो आपका सवाल था पुंछ के बारे में, नीति आयोग की बैठक के बारे में, और मोदी जी की पॉलिटिक्स इस समय खतरे में है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत संकट में है। उनको ये समझ में आया है कि उनके पास लोग नहीं है, उनके मंत्रिमंडल में भी लोग नहीं है जो उनको रिप्रेजेंट कर सकें विदेशों में, उनकी पार्टी में भी नहीं है। इसीलिए ये जो सर्वदलीय डेलीगेशन जो ले जा रहे हैं उसका बेसिक ये है कि उनकी पार्टी में इस तरह के कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। वो सब मुसलमानों को और सांप्रदायिक बात करने वाले, नारेबाजी करने वाले लोग हैं। किसको भेजेंगे वो? जी। तो ये जो एक्सपोजर हुआ है, ये मेरे ख्याल से ये देश के लिए, अगर मोदी जी कुछ पॉजिटिविटी में पहुंचे तो अच्छा है देश के लिए। जी 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 बिल्कुल आपका बिल्कुल। कोई सवाल हो तो पूछ। जी जी, आता हूँ आपके पास, दोबारा आता हूँ गर्ग साहब। अमलेंदु जी, क्या मणिपुर के बाद अब इधर जो पहलगाम में घटना, और मणिपुर में भी प्रधानमंत्री नहीं गए, पहलगाम की बात तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं कि अभी तक नहीं गए हैं, और लेकिन उस पर सियासत खूब जोरदार चल रही है। नरेंद्र मोदी जी के भाषण को देख लीजिए, चाहे वो बिहार का भाषण हो या बीकानेर का भाषण हो। अब आगे 29 और 30 तारीख को भाषण देंगे, वो पश्चिम बंगाल भी जा रहे हैं, बिहार भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कानपुर भी जा रहे हैं। हो सकता है सियासत यहाँ और जोरदार हो, लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी की सियासत पहलगाम के बाद क्या लगती है आपको? राजीव जी, नरेंद्र मोदी की सियासत पहलगाम के बाद भी वैसी है जैसी मणिपुर के बाद थी। मणिपुर पे भी चुप्पी है और पहलगाम पर भी चुप्पी है और पुंछ पर भी चुप्पी है। प्रधानमंत्री ने राजीव जी पुंछ का तो एक भी बार जिक्र किया ही नहीं। पहलगाम के लिए चलिए बता दिया कि उनकी रगों में जो है वो सिंदूर दौड़ रहा है, खून उनका पानी हो चुका है, बह गया है या कहीं किसी ने चूस लिया है, लेकिन अब सिंदूर दौड़ रहा है उनकी रगों में, ये उन्होंने बता दिया है। तो अच्छी बात है कि उनका खून बह चुका है और रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, वरना तो बड़ी संकट पैदा हो जाता कि खून भी नहीं है तो क्या होता फिर उसका। हालांकि पहले ये लोग नारे लगाते थे कि सिंदूर का खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, तो वो खून भी नहीं रहा, पानी भी नहीं रहा।
तो राजीव जी जो इस समय आप, मुझे लगता है राजीव जी क्या पी का सिनोनिम बनाया जा रहा है। बिहार चले गए, अब बंगाल चले जाएंगे, और ये पी का जोड़ा जा रहा है, बीकानेर चले गए, बिहार गए, बिहार से बीकानेर, बीकानेर से बंगाल चले जाएंगे। तो पी इस देश के नक्शे पे जितने पी है, अब वहां जाना मोदी जी शुरू करेंगे, शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसी तुकबंदियां करते रहते हैं मोदी जी। तो मुझे लगता है कि ऐसी भी तुकबंदी कोई ना कोई होगी। लेकिन राजीव जी A to Z में मुझे लगता है कि मणिपुर का M भी नहीं आता है और कश्मीर का K भी नहीं आता है, वरना प्रधानमंत्री जिस दिन विदेश का दौरा रद्द करके आए थे और ये बताया गया था कि साहब बहुत चिंतित है प्रधानमंत्री, और हवाई अड्डे पर उतरते ही उन्होंने तमाम बड़े अफसरों से हवाई अड्डे पर खड़े खड़े ही सारा कुछ पूछ लिया कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या किया जाना है, वरना अभी तक तो उनको हवाई अड्डे पर रिसीव करने भी लोग नहीं जा रहे थे, लेकिन लोग पहुंचे और उन्होंने पूछ लिया। तो राजीव जी उसी समय प्रधानमंत्री बिहार जाने की बजाय, मधुबनी जाने के बजाय अगले दिन प्रधानमंत्री पहले जाते पहलगाम या श्रीनगर जाते, जैसा कि राहुल गांधी जो थे वो CWC की बैठक के बाद फिर श्रीनगर गए थे राहुल गांधी, तो प्रधानमंत्री भी उसी तरीके से आते। सवाल यह है राजीव जी कि जब राहुल गांधी को अपना दौरा खत्म करके अमेरिका से आते हैं, ये तो सऊदी अरब से आए थे, 2 घंटे में ही आ गए, राहुल गांधी को तो 20 घंटा लगता है आने में अमेरिका से। राहुल गांधी अमेरिका से आते हैं, लौटकर CWC बैठक में जाते हैं, सर्वदलीय बैठक में जाते हैं और फिर कश्मीर भी चले जाते हैं। प्रधानमंत्री हमारे ना सर्वदलीय बैठक में जाते हैं ना और कोई बैठक करते हैं, और सीधे बिहार चले जाते हैं चुनावी राजनीति करने के लिए। तो प्रधानमंत्री अभी भी चुनावी राजनीति कर रहे हैं। और जैसा राजीव जी मैंने पहले भी कहा था कि उमर अब्दुल्ला का बयान आया था कि पुंछ में भी इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे नागरिक जो थे वो मारे गए और बेगुनाह नागरिक मारे गए जिनका कोई कसूर भी नहीं था। लेकिन आप जब ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं या आप इस समय पहलगाम के घटना की जिक्र कर रहे हैं, उसका बदला लेने की जिक्र कर रहे हैं, या आप सब अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, तो ऐसे में आप पुंछ को कैसे भूल जाते हैं कि आप पुंछ के नागरिक भारत के नागरिक नहीं है। तो ये चिंता राजीव जी प्रधानमंत्री को भी होनी चाहिए थी, और इसलिए होनी चाहिए थी कि उमर अब्दुल्ला तो पहुंच गए थे राजीव जी पुंछ पहले ही जी, चलिए वहां के मुख्यमंत्री वो पहुंच गए, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी जब केंद्र सरकार की है, अफसपा लागू है, बॉर्डर का क्षेत्र है, तो ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री की क्यों नहीं होनी चाहिए थी पुंछ जाने की? तो ये सवाल उठते हैं। तो अब जब राहुल गांधी पहुंचे पुंछ राजीव जी, तो इसलिए फिर बाबा सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री आखिर पुंछ क्यों नहीं गए या प्रधानमंत्री पहलगाम क्यों नहीं गए, और प्रधानमंत्री के श्री मुख से जो है पुंछ का नाम अभी तक क्यों नहीं निकला, इस पर अब क्या होगा। भैया आपने कहा कि आपने जो था वो पाकिस्तान आपके सामने गिड़गिड़ाया और आपने तुरंत सीज फायर कर लिया, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया आपने सीज फायर कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने जो पुंछ में हमारे नागरिक मारे उनके बारे में आपने क्यों नहीं पूछा। चलिए आपने कहा कि आपका ऑपरेशन सिंदूर जो था पहलगाम का बदला लेने के लिए था, वो आपका लक्ष्य पूरा हो गया। अगर आपका कहना है कि आपने वहां हाफिज सईद को भी खत्म कर दिया और मौलाना मसूद अजहर को भी खत्म कर दिया, सारे पाकिस्तान के अड्डे जो थे उनके आतंकियों को आपने खत्म कर दिए, तो लेकिन पुंछ में जो हुआ उसका क्या हिसाब किताब है, क्या उसका हिसाब किताब पाकिस्तान से नहीं होगा? तो ये सवाल है। तो बहुत से राजीव सवाल है, और ये जो प्रतिनिधिमंडल गया है, ठीक है, उसमें सलमान खुर्शीद गए हैं, शशि थरूर गए हैं, और भी बहुत सारे लोग गए हैं। अब जो गए हैं वो गए हैं, लेकिन उनसे जब राजीव सवाल पूछे जाएंगे तो सवाल यही होंगे ना कि आप यहाँ क्या करने के लिए आए हैं और क्या है। राजीव जितने भी अभी तक मैंने बयान सुने, ये कहा कि साहब हमने कि मतलब उस देश का हमने कोई बयान नहीं सुना, हमने अपने प्रतिनिधिमंडल के ही बयान सुने। साहब नीदरलैंड का भी समर्थन मिल गया, रूस का भी समर्थन मिल गया और जापान का भी समर्थन मिल गया, सब समर्थन मिल गया, सबने कह दिया आतंक के खिलाफ आपके साथ खड़े हुए। लेकिन क्या किसी ने ये कहा कि पहलगाम में जो घटना हुई पाकिस्तान का उसमें हाथ था, आप अगर पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई करते हैं तो आपका साथ देंगे? क्या किसी ने कहा? ये सवाल राजीव जी उठता है और इसके जवाब चाहिए हैं। अगर ये हमारा प्रतिनिधिमंडल गया है तो इसका भी जो काम इसको सौंपा गया है वो क्या सौंपा गया। दूसरी राजीव जी जो महत्वपूर्ण बात है, अभी तक होता यह था कि विदेश नीति सरकार तय करती थी, विपक्ष के साथ मिलकर तय करती थी, संसद से तय होती थी, सरकार से तय होती थी। मुझे लगता है कि 78 वर्षों में पहली बार है कि हमारा संसदीय प्रतिनिधिमंडल जा रहा है और वो क्या जाकर बोलेगा इसको ब्रीफ कर रहे हैं विदेश सचिव। मुझे लगता है 78 सालों में पहली बार है, वरना विदेश सचिव कम से कम संसदीय प्रतिनिधिमंडल को ये ब्रीफ नहीं करेंगे कि आपको क्या बोलना है। जी, विदेश नीति आखिर है कहाँ, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। राहुल जी, आपसे जरा, आपको क्या लगता है, विदेश नीति पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, हम लोग भी यहाँ इस मंच पे काफ़ी चर्चा कर रहे हैं लगातार, और आपका नज़रिया इस पे समझना चाहता हूँ कि पिछले 10-11 साल में, खासकर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, और अब जब डेलीगेशन गया है तो इसको कैसे देखते हैं आप? एक नई चीज़ पिछले 10 साल में देश ने देखी
वो ये इस छवि का निर्माण था, बहुत कोशिश करके सुनियोजित तरीकों से इस छवि का निर्माण किया गया कि नरेंद्र मोदी ऐसे वैश्विक नेता के रूप में उभर चुके हैं जिनका वैश्विक कद जो है वो दुनिया के दूसरे बड़े से बड़े नेताओं के समकक्ष है। और चाहे वो पुतिन हो या वो इससे पहले जो बाइडेन हो या अमेरिकी राष्ट्रपति हो, ट्रम्प तो खैर पहले भी, इससे पहले ट्रम्प थे, और राष्ट्रपति शी तक, वो सब उनके निजी मित्र हैं। उनके आते हैं, वो साथ में झूला झूलते हैं, वो गले ही मिलते हैं। उनके लिए कोई कुर्सी खींचकर उनको बिठाने के लिए एक अमेरिकी राष्ट्रपति इतना भी कर देते हैं। ये इतनी मतलब ऐसे कि एक नया व्यक्तित्व, नया एक वैश्विक नेता, विश्व नेता उभर चुका है विश्व के क्षितिज पर और विश्व मंच पर। तो ये जो हाइप बनी, अब इन बातों का कोई तथ्यात्मक आकलन करने का किसी के पास और भारत के भीतर एक आम नागरिक के पास कोई जरिया नहीं होता। और विशेष तौर पर जब पूरा का पूरा मीडिया इसी छवि के निर्माण में, उसी को और आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, तो सरकार और मीडिया जब मिल गए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, तो नागरिक के पास कोई और जरिया रह नहीं जाता। पहलगाम के बाद जो हुआ है, जो अब तक घटनाएं हुई हैं, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो ये 4 दिन की झड़प हुई है, और उसके बाद जो हुआ और जो नहीं हुआ है, जिसकी चर्चा हम सभी लोग अभी यहाँ कर रहे हैं, उसने उस हाइप के खोखलेपन को अचानक उजागर कर दिया सबके सामने। और पूरे देश की, हम ही लोगों की नहीं, पूरे देश की उम्मीदें ये थी कि भाई वो जो मित्रताएं आपने बनाई हैं, सबसे बड़ी संख्या में विदेश यात्राएं करके छोटे छोटे देश में जाकर, तो कोई एक 10 छोटे मोटे देश ही हमारे साथ आकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता जब नहीं दिखा, और अब भी मतलब सबसे ज़्यादा निराशा तो मोदी जी के अपने समर्थकों में है। पहलगाम के बाद से नाराजगी भी बहुत ज़्यादा है, निराशा भी है, बहुत मोहभंग भी है, और सब यही सवाल पूछ रहे हैं जो हम और आप पूछ रहे हैं। तो अब ये जो आपने ये प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं, सांसदों के साथ भेजे हैं, 33 देशों में वो जाएंगे, तो ये उसने एक और उम्मीदें जगा दी हैं। जो हमने को सुना कि भाई लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि भाई वो 33 देशों में कम से कम 13-23 ऐसे देश तो होने चाहिए जो इनसे, हमारे शिष्टमंडल से बात करने के बाद फिर खुलकर हम भारत के पक्ष में आएंगे और पाकिस्तान की भर्त्सना करेंगे। लेकिन ऐसा होता भी दिख नहीं रहा। अभी 2 दिन पहले, कल ही की शायद बात है, जयशंकर जी की जर्मनी के विदेश मंत्री से बात हुई, तो जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है, सुरक्षा के हक में कुछ भी करने का पूरा अधिकार है। तो इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा, लेकिन इसमें कहीं वो ध्वनि नहीं आई जो हम सुनना चाहते हैं कि जर्मनी भारत के साथ खड़ा है। जापान में भी क्या हुआ, तो एक तो हमें ये अपनी अपेक्षा भी व्यवहारिक रखनी चाहिए। कम से कम मुझे ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि हर देश में जहां हमारा ये सांसद महोदय जा रहे हैं, उसके बाद वो देश जो उनका मेजबान देश है, वो कोई एक बड़ा भारत के पक्ष में बयान जारी करेगा। ऐसा नहीं होता राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, आप सब जानते हैं ऐसा नहीं होता। हर देश की अपनी विदेश नीति होती है, एक दृष्टिकोण होता है। वो हमको हम वहाँ हमारी अगवानी कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो सब हमारे साथ खड़े हो गए हैं। ये उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये हम अपनी ज़रूरत से उनके यहाँ गए, उन्होंने हमको नहीं बुलाया कि आप हमें आइए और बताइए कि असलियत क्या है। तो एक तो मैं ये सबसे मित्रों से अनुरोध करूंगा कि भाई हमें अपनी अपेक्षाएं भी थोड़ा यथार्थवादी रखें। लेकिन ये जानना हम सबके लिए ज़रूरी है, और देश के नागरिक भी जानना चाहेंगे कि भाई ये जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई कि देश को अपने 59 सांसदों को बाहर भेजना पड़ा इतने सारे देशों में, इसका नतीजा क्या निकला और हम कैसे आकलन करेगा, देश को कैसे पता चलेगा कि ये जो भेजा गया, ये एक्सरसाइज हुई, इसके फायदे हुए कि नहीं हुए, आउटकम क्या है। तो कोई आउटकम कि हमारे सामने अभी रखा नहीं गया है। हमें कैसे पता चलेगा कि लोगों ने उन देशों पर हमारे इन सांसदों का असर हुआ कि नहीं। तो कुछ तो कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है, हम सब जानते हैं, उसका एक आउटकम होता है। इसका परिणाम के बारे में हमें पता कैसे चलेगा, हम आकलन कैसे करेंगे कि ये एक्सरसाइज सफल हुई
या असफल हुई, इसका कोई जरिया हमारे सामने नहीं है। लेकिन ये कहने की बात हो जाएगी और हो गई है कि भाई हमने इतने लोगों को बाहर भेजा है और उसमें हमने सब दलों के लोगों को शामिल किया है। किस तरह से शामिल किया है वो भी एक अलग मसला है, उसको भी छोड़ दें। तो तीसरी चीज जो सबसे बड़ा नुकसान 75 वर्षों में भारत की विदेश नीति का हुआ है, इस पूरे प्रकरण में हुआ है, वो ये कि भारत की विदेश नीति जो औपचारिक और घोषित रूप से ये मानती थी कि भारत और पाकिस्तान का मसला एक शुद्ध द्विपक्षीय मसला है, 1972 की संधि भी यही बताती थी। वो जो एक हमारे पास आवरण था, जो एक हमारी औपचारिक हमारा स्टैंस था, फॉरेन पॉलिसी स्टैंस था, वो एकदम ध्वस्त हो गया है। और 5 बार राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि साहब ये मैंने मध्यस्थता कराई, अमेरिका ने ये बीच बचाव कराया, ये उसका सारा श्रेय वो ले रहे हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार। तो हमारे कैसे डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं दोनों प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच में, कैसे रिश्ते हैं कि आप अपने दोस्त को कह नहीं पा रहे हैं कि भाई अब कहना बंद कर दो, या आप मत कहिए, ये ऐसा भी नहीं हो रहा है। उनके उपराष्ट्रपति, उनके विदेश मंत्री और उनके राष्ट्रपति 3 लोग लगातार एक बात को अगर दोहरा रहे हैं तो फिर दुनिया सिर्फ आपके कहने से या आप उनका संज्ञान नहीं लेंगे औपचारिक रूप से, इससे ये थोड़ी मान लेगी कि उनका कोई भूमिका थी ही नहीं। तो वो जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि अब भारत की राजनीति में, या भारत का पाकिस्तान या किसी और के साथ कोई वो होगा तो उसमें मध्यस्थता की जा सकती है, और भारत ने उसको स्वीकार किया है। भारत दबाव में ले आया जा सकता है, भारत पर आप दबाव बनाएं तो वो स्वीकार करेगा उसको। ये एक जो मैं समझता हूँ छवि बनी है और वो सही बनी है, वो सबसे बड़ा नुकसान है भारत की विदेश नीति का। इसकी भरपाई कैसे होगी मैं नहीं जानता, मुझे कोई इसका आसार अभी फिलहाल जल्दी तो नहीं दिखता। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा प्रशांत जी के पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी जरा स्क्रीन पे ले आइए। हाँ प्रशांत जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि विदेश नीति को लेकर जितनी बातें हो रही हैं, एस जयशंकर साहब का एक इंटरव्यू भी वायरल हुआ जिसको कोट करते हुए राहुल गांधी ने 3 सवाल कल पूछ लिए थे, आप याद कीजिए। लेकिन क्या इस पूरे मसले पे नरेंद्र मोदी प्रेशर में, दबाव में दिखाई देते हैं? मैं राहुल जी की बात से सहमत हूं कि हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि तुरंत कुछ बोल देगा। सामान्य तौर पर ये नहीं होता है, लेकिन मोदी जी सामान्य व्यक्ति कहाँ है? वो तो 11 साल से डंका बजवा रहे थे। तो जब डंका बजता है तो हमारी अपेक्षाएं भी डंके के हिसाब से होती हैं। ये बेसिकली अंतर है। दूसरी चीज क्या है जो मैं पहले उसमें कह रहा था, उसको मैं थोड़ा और इलॉबरेट करता हूँ। बहुत हम लोग जानते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के, राजनीति के जो स्टूडेंट वो भी जानते हैं, एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है विदेश नीति का राष्ट्र हित। वो अगर ऑब्जेक्टिव पार्टी हित या अपनी छवि का हित अगर उसमें आ जाएगा तो फिर वो राष्ट्र हित जो है पीछे चला जाता है। यही हो रहा है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, और वो एग्जांपल इस राइटर के साथ दे रहा हूं कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक दिक्कत आ रही है। अभी राहुल जी ने बहुत इलॉबरेट तरीके से बता दिया कितनी बार ट्रंप कैसे जबान बोल रहा है। 3 बार वो आईफोन के बारे में बोल चुके। मोदी जी के सामने उन्होंने टैरिफ की बात कर ली कि अनरीजनेबल टैरिफ है, कोई दिक्कत है कहीं। अब जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका के एम्बेसडर रह चुके हैं। शशि थरूर जिनका समर्थन मिल रहा है और गए हुए हैं, वो 2 दशक रह चुके हैं अमेरिका में, यूनाइटेड नेशंस में। मोदी जी का ये दावा है कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, उनका चुनाव प्रचार भी कर चुके हैं अमेरिका में जाके वो। तो ये जो पर्सनल केमिस्ट्री है अमेरिका के साथ, उसके बावजूद ये ऐसा कैसे हो रहा है, इसको डिकोड करना चाहिए हमारे बुद्धिजीवियों को भी और सरकार में बैठे लोगों को भी कि अमेरिका से डील कैसे करें।
जो मुझे समझ में आता है कि ट्रंप जैसा व्यक्तित्व है, उनसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी संभव नहीं है। अमेरिका में बहुत सारी लॉबीज हैं, कॉकस हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनके रास्ते से आप बहुत सी चीज़ें करवा लेते हैं। ट्रंप वैसे व्यक्ति नहीं है, वो एकदम व्यक्तिवादी राष्ट्रपति हैं। दूसरी बात, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी एक राजनयिक थी देवयानी खोब्रागडे, अमेरिका में, हमारे दूतावास में वाशिंगटन में थी, या शायद न्यूयॉर्क में कंसुलेट में थी। उनका कुछ वहाँ पे हुआ विवाद, कानूनी विवाद, और उनको हथकड़ी लगा दी वहाँ की FBI ने, पुलिस ने। जी। भारत ने अमेरिका के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया, उनको फटकार लगाई, दूतावास के सामने से पुलिस के बैरिकेड हटा दिए, एक स्पष्ट संदेश अमेरिका को भेजा कि आप होंगे सुपर पावर, लेकिन हम अपनी सॉवरेनिटी से, अपनी इज्जत से प्यार करते हैं। तो क्या भारत के अमेरिका के रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो गए? तो नहीं, हमने अपना प्रोटेस्ट किया और बाकी रिश्ते सामान्य हो गए। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार चली और तमाम अमेरिका के साथ जो है वो कारोबार भी होता रहा और स्ट्रेटेजिक टाई अप भी होते रहे, सब होता रहा। क्या मोदी जी ऐसी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय दिखा दी गई थी, जबकि आपके पास अमेरिका के एक्सपर्ट भी हैं। जयशंकर अमेरिका में राजदूत रह चुके हैं। तो ये मोदी जी को क्रैक करना है कि दिक्कत कहाँ है अमेरिका के साथ। लेकिन जो मूल बात है कि विदेश की जमीन पे आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को टारगेट करते हैं, घरेलू राजनीति को टारगेट करते, चुनाव दिखता है आपको, विश्व गुरु। और जब आप दुनिया के में जाते हैं तो आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के चश्मे से दुनिया को देखते हैं। ये विदेश नीति इस तरीके से नहीं चलती है, उसका नुकसान हो रहा है। और एक आखिरी बात, जो हमारे जो सांसद लोग गए हुए, देखिए एक शब्द आता है TOR, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है हमको आपको नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी नहीं है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड विजिट्स हैं। आप विश्व जनमत को अपने पक्ष में लाने के लिए वहां गए हैं, अपनी बात कहने गए और विश्व जनमत को जो नहीं दिखाई दिया वो लाने में। उस तरफ कोई प्रगति, कोई प्रोग्रेस मुझे नहीं दिखाई दे रही है कि कोई विदेशी लोग हमारे साथ बिना शर्त खड़े होकर बात करें, जैसा कि इंदिरा गांधी के समय या तमाम समय में होता रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे समझना चाहता हूँ, आखिर दिक्कत कहाँ, आखिर परेशानी क्या है? या नरेंद्र मोदी जी, चाहे मणिपुर हो या पहलगाम हो या ऐसी अगर घटनाएं होती हैं उस पर रिएक्ट तक अगर नहीं करते हैं तो कारण क्या हो सकता है? दूसरी चीज़ कि विश्व जनमत जो हासिल करना चाहिए था, एक रशिया तक जो आपके साथ खड़ा होता था, वो भी इस बार एक शब्द नहीं बोला। तो क्या कमी, क्या कमजोरी है आखिर? ये देश के, अगर राष्ट्र के नाम के सवाल पर अगर आते हैं हम, तो ये बड़ा सवाल हो जाता है कि आखिर दुनिया के सामने क्या हम अलग थलग पड़ गए हैं? आज बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है, क्यों आखिर? देखिए राजीव जी, ये उस पूरे थिंकिंग प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है। ये वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं और समुद्र पार करने को ही पाप मानते थे। पूरे आप उस आइडियोलॉजी को देखिए, उस पूरे विरासत को। विवेकानंद तक को तो इन्होंने अमेरिका नहीं जाने दिया, वो एक बुद्धिस्ट मोंग के साथ जाते हैं शिकागो भाषण देने। तो इनके लिए दुनिया क्या है? इनके लिए जो वही कूप मंडूक था, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो डेलीगेशन गए हैं उनके रिजल्ट की आप बात करें, मुझे तो उसमें पहले से ही संदेह है। अगर ये डेलीगेशन कहीं रिजल्ट लेके आ जाएंगे तो मोदी जी का डंका कहां से बजेगा? मोदी जी तो पहले
मुझे लगता है 72 देशों में करीब करीब घूम के आए हैं, 129 उनकी यात्राएं हैं। तो कल को यह सवाल खड़ा होने लगेगा कि शशि थरूर तो समर्थन लेके आ गए, मोदी जी क्या कर रहे थे। तो बहुत क्लियर मेरे दिमाग में है कि नहीं, ये होगा ही नहीं। ये डेलीगेशन क्यों भेजे गए हैं, जो मुझे समझ में आता है, हो सकता है मैं गलत हूं, कि लौट करके आएंगे और मोदी जी का गुणगान करेंगे, वाह मोदी, वही वो सुनने के आदी है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता काहे की विदेश नीति अभी तक चल क्या रहा था। अगर उनको विदेश नीति की चिंता होती, और उनके समर्थकों के लिए क्या चाहिए कि साहब डंका बज रहा है, उन्होंने तो ओबामा को क्या कहा, तू तड़ाक में बात की, हो गई विदेश नीति। उनके समर्थकों को विदेश नीति चाहिए कहा, विदेश नीति का भी नहीं जानते हैं वो। मोदी जी विश्वगुरु बन चुके हैं, आपको नहीं मालूम होगा। ये हम लोग जो समझते हैं, हम लोग बहुत अज्ञानी हैं। मोदी जी ने भारत को विश्वगुरु बना दिया है, काहे का वो विदेश नीति क्या अमेरिका बोलेगा। और आज आप अगर ये सोचते हैं कि दुनिया के वो तमाम देश हमारा समर्थन करेंगे, मोदी जी के 2 भाषण देख लीजिए, मोदी जी क्या बोल चुके हैं कि पाकिस्तान की छाती पर पैर रख के हमने ये कर दिया, अब क्या करेंगे वो जो देश, समर्थन कैसे करेंगे। पाकिस्तान को मोदी जी ने भारत के समकक्ष ला करके खड़ा कर दिया, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश जो हमारी अपेक्षाएं हैं, या जो डेलीगेशन गए हैं, हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, कुछ नहीं होने जा रहा है। केवल और केवल आपका मोदी जी की प्रशंसा होगी, और उसमें से कुछ तोड़फोड़ करेंगे मोदी जी। अभी ये उनका मकसद है। पार्टियों में घरेलू पॉलिटिक्स है, पार्टी और सांसदों में तोड़फोड़, सांसदों में, वो इंडिया अलायंस में है। अभी शशि थरूर हो सकता है इधर से उधर हो जाए, ये सारा खेल होगा और कुछ भी नहीं है। मोदी जी के दिमाग में है ही नहीं ये। अगर ये होता तो मुझे नहीं लगता कि 10 साल में हमारे यहां बांग्लादेश को इंदिरा गांधी ने हासिल किया, इन्होंने अपने छोड़ दिया। भूटान, नेपाल, आपके आसपास के देश तक तो आपके साथ नहीं खड़े, अमेरिका से अपेक्षा कर रहे हैं। और अमेरिका में जाकर के वो अब की बार ट्रंप सरकार बनवा के आए थे, वो रोज क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं है इसमें। और मैं जिस बात को महसूस करता हूं कि बस केवल और केवल ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग के बाद विपक्ष को कैसे कमजोर करना है। देश कोई लेना देना नहीं है इनके लिए। देश का मतलब है कुर्सी, सत्ता। और हां, एक चीज मैं प्रशंसा करूंगा कि मोदी जी को मालूम है कि सत्ता कैसे हासिल की जाती है, जहां पे विपक्ष कमजोर है। साम दाम दंड भेद, उसमें छीनना पड़े, उसमें लोगों को खरीदना पड़े, उसमें ईवीएम में खेल करना पड़े, चुनाव आयोग के साथ साठगांठ करनी पड़े, गोदी मीडिया को खरीदना पड़े, ये सब जातियों का समीकरण, ये सब आता है। मुझे लगता है कि विपक्ष की जो लड़ाई है वो दोहरे मोर्चे पर है। राहुल गांधी इंसान बहुत अच्छे, लेकिन आज की राजनीति में अच्छे इंसान से काम नहीं चलने वाला है। जरूरत इस समय देश को परिवर्तन की है, और वो परिवर्तन तब होगा जब सत्ता में परिवर्तन होगा। ये देश परिवर्तन मांग रहा है, और मैं इस बात को बराबर कहता रहा हूं कि इस देश के लोग भी चाहते हैं, लेकिन सिस्टम पूरा खिलाफ खड़ा है लोगों के। और सिस्टम को चैलेंज सिर्फ और सिर्फ विपक्ष कर सकता है, राजनीति कर सकती है, लोग नहीं कर सकते। लोगों का वश नहीं है। गोदी मीडिया के खिलाफ होटिंग करना, नारे लगाना, ये लोगों ने बता दिया है कि हम उनके खिलाफ खड़े हैं। मोदी की वाहवाही इस पूरे प्रकरण में किसी ने नहीं की है। उनके समर्थकों को आप छोड़ दें तो आपने ट्विटर, हाँ, देश की सेना का समर्थन किया, उसका सम्मान किया, उसको सैल्यूट किया, लेकिन किसी ने मोदी का नहीं किया। तो इस देश की जनता समझती है सारी चीजों को जी। विपक्ष बहुत अच्छा है, नेक नियत है, राहुल गांधी जैसा शख्स है, लेकिन मोदी जी की खासियत यह है कि
चुनाव कैसे जीते जाते हैं ये उनको मालूम है। जब तक आप यहां काउंटर नहीं करें तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। और फिर उसमें हम बहुत बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें करेंगे साहब, जैसा हम हुक्मरान बनाएंगे वैसे ही नीति होगी। हम इनसे ये उम्मीद नहीं करेंगे कि साहब आर्थिक नीति बहुत अच्छी हो जाएगी। उनके हिंदुत्व में यही है कि असमानता पैदा करना, लोगों को गुलाम बनाना, उनको 5 किलो राशन की लाइन में लगाना। आप इसका करते रहिए आलोचना। विदेश नीति में हम विश्व गुरु हैं, ये उनकी थ्योरी है, तो उसमें कुछ आता ही नहीं है। वो बहुत क्लियर कट है। हम वहां डेमोक्रेसी, हम वहां संविधानवाद की बात करें। मुझे लगता है कि ये सैद्धांतिक चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक इन बातों का कोई मतलब नहीं है। लोग समझ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने बड़ी भूमिका अदा की है। डीबी लाइव हो या इस तरह के तमाम चैनल्स जिन्होंने इस देश के लोगों को बड़ा शिक्षित किया, नो डाउट। गर्ग साहब जैसे वरिष्ठ लोगों से लेकर के और नौजवान पीढ़ी के लोग तक लगातार वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी सीमाएं हैं। ये दायित्व विपक्ष का है और दायित्व और विपक्ष को सिस्टम को ब्रेक करना, ये परिवर्तन देश मांग रहा है, उसकी ज्यादा जरूरत है। बाकी ये मोदी जी का तो डंका बजता ही रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। जी गर्ग साहब, दो बातें यहाँ आती हैं। एक तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतने में यानी देश की इंटरनल राजनीति में माहिर हैं, नो डाउट चुनाव जीत रहे हैं, पिछले 11 साल से हम लोग देख रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब देश की बात आई, भारत और पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की बात आई, जब भारत की विदेश नीति की और खासकर इन 11 वर्षों में विदेश नीति हमारी क्या थी, वो आज उस मसले पे नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार कहीं ना कहीं एक्सपोज हो गई है। और ये जो 59 लोग गए हैं वो अब क्या लेके आएंगे उस पर चर्चा हो ही रही है। लेकिन ज़रा आपसे समझना चाहता हूं कि जब विदेश की बात और जबकि चारों तरफ से सार्क कंट्रीज़ के साथ हमारे अच्छे संबंध नहीं हैं, दूसरों की बात हम करें क्या करें, लेकिन और चीन को हम देख ही रहे हैं, क्या यहाँ पर जो विदेश की बात हो रही है, विदेश नीति की बात हो रही है, अगर वहाँ पर नरेंद्र मोदी फेल होते हैं तो क्या इसका असर आने वाले चुनाव में, जो उनका मुख्य वो रहता है काम जो देखते हैं हम लोग, उसमें वहां पर कोई प्रभाव पड़ते हुए आप देखते हैं क्या? बिहार का चुनाव, चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव, हम ये तो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दी, लेकिन विदेश की बात जब आती है तो भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तौल रहे हैं वहां डोनाल्ड ट्रंप साहब। इसका असर पड़ेगा क्या चुनावों पे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि चुनाव जीतना का जो मंत्र है वो खत्म हो गया है। जिस आधार पर चुनाव जीतते थे मोदी जी, वो चला गया है हथियार उनके हाथ से। इसलिए अब जितने आने वाले चुनाव हैं, मुझे लगता नहीं कि वो मोदी जी के जीतने का कोई उसमें मैं चांस देखता हूँ। एक तो बड़ी बात यह है, चाहे बिहार का हो, बंगाल का हो, केरल का हो, असम में भी दिक्कत आएगी। जो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है। दूसरी बात आपने विदेश नीति की कही। मोदी जी के पूरे शासनकाल में कोई विदेश नीति थी ही नहीं। मोदी जी खुद विदेश मंत्री का काम करते थे। कभी आपने सुना हो कि वो सुषमा स्वराज को साथ ले जाते हों विदेश मंत्री के तौर पर, या आपको लगता हो कि उन्होंने कोई पॉलिटिकल विदेश मंत्री को और कोई गंभीर रूप से अपने साथ रखा हो? मोदी जी खुद अपना काम करते रहे हैं। मतलब वो उनको ये पहली बार हुआ है कि ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है कि विदेश नीति एक्सपोज हुई है। असल में हमको ये कहना चाहिए कि मोदी जी एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि विदेश नीति का पूरा जो संचालन था वो मोदी जी कर रहे थे, पूरा का पूरा। जो हमारे इतने 11 सालों में जो हम देख रहे थे, उसमें वन मैन शो चल रहा था पूरा का पूरा। मतलब वन मैन शो विदेश नीति में और वन मैन शो गृह जो होम मिनिस्ट्री है उसमें। इसलिए ये मान के चलना चाहिए कि ये जो एक्सपोजर है
ये विदेश नीति का नहीं है, ये प्रधानमंत्री का है। पहली चीज तो ये। अब ये जो आपने जो बड़ा सवाल है कि ये जो गए हैं 59 लोग, ये क्यों भेजे गए और आके क्या करेंगे। मेरा एक मानना है इसमें राजीव जी कि ये मोदी जी को टाइम मिल रहा है एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, सोचने के लिए, और यहाँ के पूरी सरकार को कि पूरे मामले से अब निपटा कैसे जाए। ये जब लोग आएंगे तब मोदी जी इनके साथ चर्चा करने वाले हैं। एक जिसको कहना चाहिए कि विदेश नीति का कोर ग्रुप, एक कंसल्टेटिव ग्रुप, जिसमें जो विदेश मंत्रालय की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके भी चेयरमैन, आपको अगर आप ध्यान दें तो थरूर हैं जी, और उसके जो मेंबर्स हैं स्टैंडिंग कमेटी के, उसके बहुत सारे लोग इसमें हैं जो थरूर, ये मतलब ये जो जितने डेलीगेशन गए उसमें वो लोग भी गए हैं। तो ये लोग जो आएंगे वो दो तरह का फीडबैक मोदी जी के लिए लाएंगे। एक फीडबैक तो ये होगा जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए होगा उनके, कि एक्चुअल में हम लोगों ने या सरकार ने कहाँ पूरी की पूरी मार खाई है इस पूरे मामले में। और दूसरा कंजम्पशन ये होगा पब्लिक के लिए कि भाई कितना सफल रहा, हम लोगों को बताने में कितना सफल रहे कि जो मोदी जी की पूरी पॉलिसी रही टेरर के खिलाफ, वो पूरी तरह सफल रही। तो इसको हम आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये जो एक्सरसाइज है इसमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, इसके पीछे काफ़ी एक थॉट है, और वो थॉट ये है कि फर्स्ट हैंड फीडबैक चाहिए, क्योंकि आपके फॉरेन के जो मिशंस हैं, आपके जो दूतावास हैं, आपके जो डिप्लोमेट्स हैं, वो उस चीज़ को दे नहीं पाए जो ये लोग लेके आएंगे। जब लोगों से इंटरेक्ट करेंगे वहाँ, जो इंडियन डायस्पोरा है उसके लोगों से मिलेंगे जी, जो इनके खुद के लोग हैं, सरकार के जो लोग हैं वहाँ, मतलब मोदी जी के समर्थक हैं, उनसे जब इंटरेक्ट करेंगे कि हमारी लॉबिंग में हमारी कमजोरी कहाँ रही, तो मुझे लगता है कि ये इसको हम आउटराइट खारिज नहीं कर सकते ये जो हो रहा है उसको। और हमको ये उनके लौटने तक आप पाएंगे कि जो हमारी घरेलू राजनीति है उसमें भी मोदी जी काफ़ी कुछ करने वाले हैं। जैसे नीति आयोग की बैठक में उन्होंने जैसे एक चीज़ कही, राज्यों को साथ लेकर चलने की बात कही जी। कुछ एक नए किस्म का मोदी जी ढांचा मुझे लगता है कि आगे की योजना के लिए, सिर्फ पाकिस्तान से निपटने के लिए नहीं, ये जो पूरा फियास्को हुआ है पूरी दुनिया में, उसको एड्रेस करने के लिए कैसे करते हैं, ये मुझे लगता है कि उससे ये इस यात्रा से प्रकट होगा। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये पूरा संकट का जो कारण है वो ये है कि देश में 2014 तक एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, सेकुलर डेमोक्रेसी थी, और 2014 से आप उसको रिलीजियस डिक्टेटरशिप में बदल रहे थे। पूरी की पूरी जो हुकूमत थी एक धार्मिक अधिनायकवाद में परिवर्तित कर रहे थे। हुआ ये कि ये जो क्राइसिस आई पहलगाम की, इसने आपको झकझोर दिया, पूरे देश को झकझोर दिया, सरकार को झकझोर दिया, क्योंकि वो हत्याएं धर्म के आधार पर हुई, उस धर्म के आधार पर हुई जिसको आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे लोगों के डिवीजन के लिए, पोलराइजेशन के लिए। अब आप घबरा गए हैं पूरी तरह से, तो अब आप वहाँ से निकल के, रिलीजियस डिक्टेटरशिप से निकल के
ऑल पार्टी कंसेंसस में जा रहे हैं और अपना चेहरा एक सेक्युलर पेश करना चाहते हैं। तो ये ट्रांजिशन पीरियड बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए इस समय बहुत गंभीर संकट से सरकार गुजर रही है और वो कैसे निकलेगी बिना विपक्ष के सहयोग के, ये संभव नहीं है। अब उस विपक्ष के सहयोग में क्या स्टालिन का सहयोग काफ़ी होगा कि उनके पास दक्षिण के पूरे राज्य हैं जिनको वो केंद्र के खिलाफ मोबिलाइज कर रहे हैं, 6-7 राज्य उनकी बैठक कर रहे हैं, केंद्र को चुनौती दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यूसुफ पठान को हटाया ममता बनर्जी के विरोध में। एक मुस्लिम फेस था, बंगाल में 30% मुसलमान है और उन्होंने, ममता बनर्जी ने कहा कि आप हमारी बगैर मर्जी के, जो मदर पार्टी है उसकी मर्जी के बगैर आप कैसे हमारे पार्टी के आदमी को ले सकते हैं। और फिर अभिषेक बनर्जी उसका दल का सदस्य हो गए। ये जो चल रहा है, अब आप कह रहे हैं बंगाल जाने वाले हैं मोदी जी, तो बंगाल जाके आप पाएंगे कि ममता बनर्जी के साथ उनके बहुत डायलॉग अच्छे हो गए, उनकी बातचीत अच्छी हो गई है। एक जो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो उन्होंने शुरू की है अपोजिशन के साथ, जिसमें वो कोशिश में है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस को माइनस करना है, उसमें वो सफल होंगे क्या और उसका फायदा मोदी जी को या सरकार को कितना मिलेगा या और ज्यादा नुकसान होगा, ये पूरी इस क्राइसिस से साबित होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है राजीव जी। ये एक बहुत गंभीर आपने विषय यहाँ पर वो किया। इस पे आने वाले समय में और चर्चा हम लोग करेंगे। हालांकि दक्षिण में, और कल जब स्टालिन आए थे तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ उनकी तस्वीर आई थी, मुलाकात इन लोगों की हुई है और ये एक गंभीर चुनौती है नरेंद्र मोदी के सामने, इंडिया गठबंधन को तोड़ना और उसमें भी खासकर कांग्रेस पार्टी को अलग थलग करना और राहुल गांधी को भी, क्योंकि लगातार, और एक और बात जिस पे हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए कि राहुल गांधी इन तमाम परिस्थितियों में ये जानते हुए कि इस वक्त अगर कुछ भी देश की सुरक्षा के बारे में अगर कोई सवाल उठाया जाए या विदेश मंत्री के बारे में कोई सवाल उठाया जाए तो सीधे उसे पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी के लोग देश विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को, और ऐसे समय में ऐसे बयान क्या राहुल गांधी को देना चाहिए या उससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान? तो कुछ सवाल ऐसे छोड़ रहा हूं जिस पे हम लोग आगे बात करेंगे क्योंकि समय खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत गंभीर चर्चा यहां हम लोग कर रहे हैं। जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, और आप तमाम साथियों, श्रवण गर्ग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राहुल देव जी आपका शुक्रिया, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रशांत जी, अमलिंदु जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। बहुत ही गंभीर चर्चा दोस्तों हम लोग कर रहे थे। भारत की विदेश नीति क्या है, आफ्टर पहलगाम विदेश नीति हमारी एक्सपोज हुई है, और ये हम समझने की कोशिश ऐसे हमारे तमाम पैनलिस्ट वरिष्ठ जनों के ज़रिए, और ये भी समझने की कोशिश कि क्या इससे नरेंद्र मोदी की सियासत जो है, अभी तक जो जीतने की सियासत उनकी है, जो प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे कि विपक्ष को भी जीतने की सियासत में आना होगा। राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जीत की भूख क्या विपक्षी दलों में है, और अगर है तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, और अगर नहीं है तो उसको कैसे लाया जाए, उस भूख को कैसे जिंदा किया जाए। और तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ होगी जिसके बारे में अभी चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है, वो इलेक्शन कमीशन की बात फिर से होगी, क्योंकि अब इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो बदल चुके हैं। आप जानते हैं राजीव कुमार ने अपना पिछला सारा इलेक्शन करवा के वो रिटायर हो गए। जो नए इलेक्शन कमिश्नर आए हैं उनके लिए पहला इलेक्शन होगा ये बिहार का। उससे पहले चुनाव आयोग कितनी पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है, ये भी देखना होगा। तो बहुत कुछ है जिस पे आने वाले समय में चुनाव से पहले जिस पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा विदेश नीति की तो होगी ही, 60 लोग 59 लोग लौट